कि गरीब को भी मिले, ताकि सबकी जो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमी 1950 और 1990 के बीच में जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंस देखेंगे जो यहाँ पे 5 years प्लान का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने यहाँ पे यूएसएसआर से लिया था। उसके साथ साथ यहाँ पे जो एग्रीकल्चर में हमने जो इम्प्रूवमेंट की है, इंडस्ट्री में जो हमने नई नई शुरुआत की है, उस पर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे रेगुलेटेड इकोनॉमी, मतलब यहाँ पे हम अच्छी तरह से रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं प्लान करके, तो उसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। दोस्तों यहाँ पे जब 15 अगस्त 1947 में जब हम यहाँ पे आज़ाद हुए थे, तो अब यहाँ पे जो हमारा फ्यूचर है उसे लिखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आ गई थी। तो यहाँ पे द मास्टर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम थे जहाँ से हम चूज कर सकते थे कि हमें कैसी इकोनॉमी की जरूरत है। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो मेन आइडिया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी का था, कि यहाँ पे एक सोशलिस्ट एक तरीके की इकोनॉमी हो, जहाँ पे जो लोगों का वेलफेयर है उसे हमेशा एक प्राइमरी कॉज रखा गया है। लेकिन हमें पता है कि हम लोग कंप्लीट सोशलिज्म पे फॉलो नहीं कर सकते, जैसे कि यूएसआर के साथ हुआ, जहाँ पे जो नो यहाँ पे सारा कंट्रोल, यानी कि लैंड पे जितना भी कंट्रोल होता था सारा गवर्नमेंट का होता था, लेकिन वैसी गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए थी। तो हमें बेसिकली एक मिड पाथ की जरूरत थी बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 3 क्वेश्चंस के आंसर देने के टाइम। सबसे पहले है दोस्तों कि कौन और क्या बनाना है गुड्स एंड सर्विसेज में, और कौन इसे बनाने वाला है, और अगला है कि कैसे आप बनाने वाले हैं, क्या आप मशीन का इस्तेमाल करने वाले हैं, ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये 3 सवाल के मतलब आप क्या बनाना चाहते हैं और कौन बनाने वाला है और कौन इसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, अगर 3 सवालों का जवाब दे पाते हैं तो उस हिसाब से डिवाइड करता है कि कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है या मिक्स्ड इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में दोस्तों ये मार्केट जो है ना, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि क्या बनाना है, कौन बनाने वाला है और क्या डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे अगर आपको बनाना है, मान लीजिए कोई एक ट्रक बनाना है। अब बताइए कि ट्रक बनाना है नहीं बनाना है, कैसे डिसाइड होगा कि डिमांड है या नहीं है। तो मार्केट वहीं पे या एक्ट करती है दोस्तों जहाँ पे उन्हें प्रॉफिट मिलता है। और वही अगर सोशल इकोनॉमी की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हेल्थ केयर का एग्जांपल लीजिए या फिर टीचिंग एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करेगा सारी फैसिलिटीज, इवन दो डिमांड नहीं है या फिर प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बेसिक चीजें हैं, इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं आएंगी क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट उन्हें नजर नहीं आता है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया ने दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखा है, इसीलिए जो इंडिया की इकोनॉमी है वो ना ही सोशलिस्ट है ना ही कैपिटलिस्ट है, वो है दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी। अगला दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों की ऑल्टरनेट ऑफ एक्सट्रीम वर्जन्स की, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें यहाँ पे आगे बढ़ के चलना है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए अपनी लाइफ में भी अगर आपको एक कोई चीज अचीव करनी है तो ऑब्वियसली आपको प्लान करना होगा। और दोस्तों यार जैसे जैसे आप प्लान करते हैं तो आपको जो मॉडल ऑपरेंडी है वो चेंज होता रहता है। इसी वजह से क्या है, प्लानिंग कमीशन को जो कि 2014 में हटा दिया गया था, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा, मतलब संविधान में इसको जगह नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि अगर आपको प्लानिंग कमीशन में या फिर आपकी प्लानिंग थोड़ी सी भी चेंज होती तो आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना होता, तो इसीलिए काफी ज्यादा कंबरसम प्रोसेस हो जाता। इसी वजह से प्लानिंग कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर रखा था। तो यहाँ पे दोस्तों प्लानिंग, इसलिए हमें इस ये फायदा होता है कि आपको पता है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। अब यहाँ पे हमें एक मिड पाथ तो चूज कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि उसके अलावा भी हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था 1948 का। डीपीएसपी में भी हमारे पास जो फीचर्स थे काफी ज्यादा सोशलिस्ट के थे, इसी वजह से कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे हर चीज को अकोमोडेट करने की कोशिश की। यहाँ पे दोस्तों जो 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, उसके जो चेयरमैन थे वो थे पीएम। और यहाँ पे आपको पता है कि जो प्लानिंग कमीशन उसे हटा दिया गया था 2014 में, और उसके बाद हम लोग नीति आयोग तो यहाँ पे शुरू किया था। और नीति आयोग जैसे कि आप जानते हैं बेसिकली वो बॉटम टू टॉप अप्रोच चूज करता है, जहाँ पे जो विलेज लेवल पे डेवलपमेंट उससे पहले करता है, फिर स्टेट पे होता है, फिर सेंटर पे होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मॉडल है वो पूरा चेंज हो गया था प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग तक। तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। 1950 15 मार्च को यहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था, और बेसिकली इनका यही है कि हर 5 साल में क्या प्लान होना चाहिए इसको रिवाइज करते थे। अगला दोस्तों प्लान होता क्या है, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं नहीं, तो ऑब्वियसली बात है हमें प्लान करने की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। और यहीं पे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए कि जैसे हमारा जो 5 years प्लान था उसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अगर अगले 20 साल तक हमारा क्या प्लान रहने वाला है, उसे कहते हैं दोस्तों पर्सपेक्टिव प्लान। तो वही चीजों के बारे में यहाँ पे लिखा जा रहा है, उसके साथ साथ सोवियत यूनियन के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। क्योंकि सोवियत यूनियन में हुआ ये था दोस्तों कि क्या प्रोड्यूस करना है और कौन यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाला है, कि मशीन करेंगे या फिर यहाँ पे ह्यूमन लेबर करने वाला है, हर चीज को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा था सोवियत यूनियन में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो प्लानिंग कमीशन का मॉडल ये था कि वो उसे पता था कि इस सेक्टर पे काम करना है, कौन करेगा कैसे करेगा वो सब चीजें डिस्कस नहीं की जाती थी। ये बताया जाता है कि कौन से सेक्टर पे यहाँ पे फोकस देना है।
अगला दोस्तों हमारा जो 5 इयर्स प्लान है, कहीं न कहीं अगर हम 5 इयर्स प्लान की बात करते हैं तो हमारे पास एक पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस ज़रूर करना चाहिए, जिनका नाम है मार्क नोबिस। तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे यहाँ पे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है इंडिया में, जो कि 29 जून को मनाया गया था। तो इस साल की जो थीम थी वो थी दोस्तों क्वालिटी एश्योरेंस इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो कहीं न कहीं जो स्टैटिस्टिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप डिसाइड कर सकें, आप एक डिसीजन ले सकें कि आगे की इकोनॉमी को कैसे चलाना है, कौन से सेक्टर में अच्छा नहीं हो रहा है तो उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट करनी है। तो सारी चीज़ों में स्टैटिस्टिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो बेसिकली अगर आपने कोई प्लान बनाया है तो उसमें आपके जो क्लियरली गोल्स यहाँ पे स्पेसिफाइड होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो की एस्पेक्ट्स थे वो थे ग्रोथ का, मॉडर्नाइजेशन का, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी का। तो आपके एग्जाम में यहाँ पे 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन आ सकता है, बताइए कि क्या गोल्स है 5 ईयर प्लान के। तो आपको बताना चाहिए ग्रोथ था, मॉडर्नाइजेशन था, सेल्फ रिलायंस था और इक्विटी था। अगला दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं रिसोर्सेज काफी ज्यादा कम थे, तो एक तो हम ये कर सकते थे कि हमारे पास अपने एरिया में जितना है उसको लैंड को यूज किया जा सके, या फिर बाहर से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि जो पूरी कोशिश थी हमारे ये 5 इयर्स प्लान की कि किसी भी तरीके से जो भी हम नई पॉलिसी लेकर आते हैं वो कॉन्ट्रिक्ट ना करें हमारे असली 4 गोल्स को, जो कि ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं मान लो इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पे इनकी बहुत सारे यहाँ पे आइडियाज थे व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग इन इंडिया। उसके साथ साथ ये बाहर से बहुत सारे ऐसे विद्वान लोगों को लेकर आए थे जिनको आगे जाकर नोबेल प्राइज मिला था। इस समय पता चलता है कि काफी ज्यादा विजनरी थे, इनको पता था कि राइट टैलेंट कहाँ पे मिलता है। तो इनका यहाँ पे जो सेकंड 5 ईयर प्लान में काफी ज्यादा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, इसी वजह से हमें इनके नाम के बारे में पता होना चाहिए। अगला दोस्तों यहाँ पे जो पहला गोल था वो था ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब दोस्तों यहाँ पे बेसिकली है कि आप इंक्रीज कर रहे हैं अपने जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं विद इन आर कंट्री। तो बेसिकली आपको मैंने जीडीपी के बारे में पहले भी बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इंडियन इकोनॉमी की वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली जीडीपी होता है दोस्तों कि आपने अपनी कंट्री के टेरिटरी में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, तो उसकी जो डॉलर वैल्यू है तो उसे यहाँ पे जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पे उसका कंपेरिजन किया जा रहा है केक के साथ। जितना बड़ा आपका केक होगा उतने ज्यादा उसका फायदा लोग उसे खा सकते हैं। इसी वजह से जो जितना बड़ा केक होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। तो इसकी बात करी जा रही है कि जीडीपी को बढ़ाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही एक प्राइमरी गोल था हमारे 5 इयर्स प्लान का। और उसी के साथ साथ यहाँ पे कौन से सेक्टर में इंप्रूव करना है, कि मतलब एग्रीकल्चर में करना है, इंडस्ट्री में करना है या सर्विस सेक्टर में करना है, तो उस तरीके से एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत है। तो ये करने के लिए भी यहाँ पे जो 5 ईयर प्लान है काफी ज्यादा मदद करेगा। अगर दोस्तों बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की, क्योंकि अगर आपको ग्रोथ लानी है तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव करनी होगी। क्योंकि जैसे जैसे आपका इरिगेशन सिस्टम अच्छा होगा, अब यहाँ पे जो सीड्स की वैरायटी यूज करें अच्छी है, तो तभी जाके आपका जो ग्रोथ है वो भी इंप्रूव हो सकता है। अब वही जो मॉडर्नाइजेशन है आप हर जगह लेकर आ सकते हैं, फार्म से लेकर यहाँ पे जो फैक्ट्रीज में जो आप यहाँ पे मशीन्स यूज कर रहे हैं वहां पे भी मॉडर्नाइजेशन का काफी ज्यादा हाथ रहता है। और दोस्तों यहाँ पे जो मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी के टर्म्स में नहीं, यहाँ पे सोशल आउटलुक के बारे में है कि मतलब आप यहाँ पे सोशली कितनी इक्विटेबल सोसाइटी बना रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे वुमेन के कॉन्ट्रीब्यूशन को और यहाँ पे एक बहुत ही इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे एक सिविलाइज्ड एक प्रॉस्पेरस सोसाइटी बनती जाएगी। तो मॉडर्नाइजेशन यहाँ सिर्फ यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, यहाँ पे आइडियोलॉजी की, मतलब आप कैसे आइडियाज को स्प्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे भी मॉडर्नाइजेशन की जरूरत होती है। अगली दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे सेल्फ रिलायंस की। जैसे कि आप जानते हैं महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि आप अपना काम जितना भी आप कर सकते हैं आपको खुद ही करना चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे चरखा जो कि यहाँ पे सिंबॉलिक है सेल्फ रिलायंस का, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे थे। एक टाइम ऐसा भी था कि हमने यूएस से फूड को इंपोर्ट कर दिया था, लेकिन हमें समझ में आ गया था कि फूड सिक्योरिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेल्फ रिलायंट बनने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो पहले के जो 7 यहाँ पे 5 इयर्स प्लान थे दोस्तों, वहाँ पे हमारा पूरा फोकस था कि सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करनी है, इंपोर्ट्स को कम करना है, और जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ वही यूज करेंगे जहाँ से हमारी सेल्फ रिलायंस, मतलब हम यहाँ पे खुद ही हम यहाँ पे फूड प्रोडक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोथिंग की जो फैक्ट्रीज है शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा एक फंडा ये था कि फॉरेन इंटरवेंशन को कम से कम रखना है। अगला दोस्तों यहाँ पे इक्विटी के बारे में है। सबसे पहले इक्विटी का जो बेसिक डेफिनेशन है वो यहाँ पे आप समझ लीजिए। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा हो रहा है, तो आप यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो फिर अगर कुछ लोगों को यहाँ पे उस डिस्ट्रीब्यूशन से कोई फायदा नहीं होता, जैसे कि आप यहाँ पे पहले में देख सकते हैं सबके पास एक एक बॉक्स है, लेकिन जो आखिरी बंदा है उसको कोई फायदा नहीं हुआ है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से। लेकिन इक्विटी का मतलब होता है कि आप सबका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे इक्वली इंप्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर जो लास्ट बंदे को या 2 बॉक्स मिल जाते हैं तो इक्वली तीनों को जो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट है वो सेम ही मिलता है। तो यही इक्विटी का पूरा कॉन्सेप्ट आता है कि मतलब भले ही आपकी जो इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन आपकी जो पुअर सेक्शन है, जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, अगर उनका इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो आपकी इकोनॉमी डेवलप नहीं कर रही है। उसके साथ साथ दोस्तों हमें पता है कि जो बेनिफिट इकोनॉमी है अगर उसको यहाँ पे बनाए रखना है तो पुअर सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी भी स्टैंडर्ड लिविंग को इम्प्रूव करने की जरूरत है।
उनको जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि मान लीजिए फूड है, शेल्टर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, अगर उसे प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो कहीं न कहीं हमारी जो यहाँ पे अर्थव्यवस्था है, वो प्रॉस्पेरस बनती जाएगी। अगला दोस्तों यहाँ पे एक सर्विस सेक्टर के बारे में एक नोट यहाँ पे दिया गया है बॉक्स में। तो बेसिकली हम जैसे कि नॉर्मल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, तो यूजुअली जो स्टार्टिंग में इकोनॉमी होती है, वो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड करती है। फिर धीरे-धीरे यहाँ पे फैक्ट्रीज बनती हैं और उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, फिर जाके सर्विस सेक्टर पे यहाँ पे शिफ्ट होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में दोस्तों यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल पीरियड है उसे स्किप कर दिया गया और सीधा हम लोग सर्विस सेक्टर पे बूस्ट आ गया। तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक एनॉमली दिखता है, एक जो फिनोमेना है काफ़ी ज़्यादा अलग है जो नॉर्मल कंट्रीज में पाया जाता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अगला दोस्तों यहाँ पे एग्रीकल्चर के बारे में है कि एग्रीकल्चर में हमने यहाँ पे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था क्या क्या प्रॉब्लम थी। यहाँ पे हमें सिर्फ एक रॉ मटेरियल का सोर्स बना दिया गया था, तो कहीं ना कहीं इसे रिफॉर्म करने की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था, जो कि यहाँ पे जमींदारी सिस्टम था, उन सबको हटाने की जरूरत थी। तो ये सबसे पहला स्टेप लिया गया। उसके बाद जो हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था फूड यूएसए से, तो उसको रिड्यूस करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं जो लैंड ओनरशिप है उसे मूव करने की कोशिश की गई। यहाँ पे जमींदार से लेकर जो असली टीलर है ना, तो उसको यहाँ पे ओनरशिप देने की कोशिश की गई। और उसके बाद यहाँ पे अबॉलिश किया गया इंटरमीडियरीज को, और जो कि टिलर है जो कि असली में यहाँ पे खेती कर रहा है उसे ओनरशिप देने की बात की गई। लेकिन उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थी? पहली बात है दोस्तों की सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऐसे जमींदार थे जो यहाँ पे तैयार नहीं थे कि यहाँ पे जमीन वापस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और कुछ लोग दोस्तों यहाँ पे लैंड सीलिंग प्रोवाइड कर दी गई थी। मतलब आप यहाँ पे एक मिनिमम एकड़ से ज्यादा आप यहाँ पे लैंड नहीं ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो पूरा लेजिस्लेशन शुरू हुआ था, बहुत लोगों ने यहाँ पे कोर्ट पे यहाँ पे केस डाल दिए थे, इसी वजह से पूरा यहाँ पे डिले हो गया था। और कुछ लोगों ने ये किया कि जो पूरा लैंड है ये अपने मतलब भांजे के नाम पे या फिर जो फैमिली मेंबर है, ड्राइवर के नाम पे, सबके नाम पे खरीदना शुरू कर दिया। तो बेसिकली जो लैंड सीलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इतना इफेक्टिव नहीं था। लेकिन ऐसे स्टेट से जहाँ पे काफी ज्यादा इफेक्टिव था, यहाँ पे इसे आप इसे इम्प्लीमेंट कर पा रहे थे, जैसे कि केरला और वेस्ट बंगाल का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। और कुछ यहाँ पे जमींदार से जो खुद ही बोल रहे थे कि हम ही कल्टीवेटर्स हैं। तो ये जो पूरे लेकुनास से पूरे सिस्टम है वो अभी भी है इस वक्त। आपको ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं जो लैंड था काफी इंपॉर्टेंट इशू था व्हेन इट्स कम टू एग्रीकल्चर। और पूरी जो कोशिश थी दोस्तों लैंड सीलिंग की गई है, लैंड रिफॉर्म्स की, वो यही थी कि आप यहाँ पे जो पूरा लैंड का कॉन्सेंट्रेशन है एक हाथ में नहीं कराएंगे। अगला दोस्तों 1960 से 70 के बीच में पहला फेज का ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। उसके बाद यहाँ पे 1970 से 80 के बीच में सेकंड फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। अब दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन सुनते ही आपके दिमाग में कुछ चीजें आ जानी चाहिए कि यहाँ पे जो हाई यील्डिंग वैरायटीज की जो सीड्स है इसका इस्तेमाल किया गया था। और जब भी आप ऐसे सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं जो फर्टिलाइजर्स है, जो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स और जो वाटर अवेलेबिलिटी है काफी ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। और यही जो इसका इम्प्लीमेंटेशन काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड था पंजाब में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। और पूरा जो एम है वो है सेल्फ रिलायंस का, मतलब यहाँ पे जो जो फूड ग्रेन्स है उसे इतना सफिशिएंट अमाउंट में हम बना सके कि हमें कहीं कभी भी बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो कहीं ना कहीं इसका हमें यहाँ पे जो रिजल्ट है वो दिखने लगा था। हमारे पास यहाँ मार्केट सरप्लस हमें मिलने लग गए थे। मतलब हमारे पास जो मार्केट में जितने भी यहाँ पे फूड यहाँ पे ग्रेन्स थे तो वो हम लोग खुद ही प्रोड्यूस कर रहे थे। इससे क्या हुआ, हमारे पास सप्लाई बहुत ज्यादा था और जो प्राइसेस थे काफी ज्यादा कम थे, तो कंज्यूमर को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अब इससे आपको यही लग रहा होगा कि जो फार्मर है उनको तो नुकसान हो रहा होगा। नहीं, यहाँ पे दोस्तों फार्मर्स को बहुत ज्यादा सब्सिडी दी गई थी। ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था काफी ज्यादा कम हो गया था। कहीं ना कहीं जो फार्मर भी खुश थे और यहाँ कंज्यूमर भी खुश हो गए थे। अब अगला दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे डिबेट ओवर सब्सिडी, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडी हम देते हैं हर बहुत सारी चीजों के लिए। तो हमको पता होना चाहिए कि जो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो बहुत ज्यादा उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो जो फार्मर है वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले पाते हैं। अब वो ये रिस्क ले सके, इसी वजह से गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी देते हैं। अब यहाँ पे जो जो पूरा फैक्टर ये रहता था कि जैसे जैसे ये रिस्क कम होता जाता है तो ये सब्सिडी को हटा देना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। क्योंकि अभी भी हमें लगता है कि जो पूरा फार्मिंग का ये जो पूरा कल्चर है, जो सेक्टर है, ये काफी ज्यादा रिस्क ओरिएंटेड है, क्योंकि मानसून पे डिपेंड करता है, इरिगेशन पे डिपेंड करता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए काफी रिस्की बिजनेस है, इसी वजह से सब्सिडी देते रहना चाहिए, ऐसा कुछ आर्ग्यूमेंट भी होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सब्सिडी बिल्कुल हटा ही देंगे तो इनइक्वालिटी जो रिच फार्मर्स और पुअर फार्मर्स के बीच में रहती है वो बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि जो रिच है वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे फर्टिलाइजर कलेक्ट कर पाएगा, यहाँ पे जो इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप कर पाएगा, लेकिन जो पुअर फार्मर है उसके पास तो इतना पैसा है ही नहीं, तो सब्सिडी हटा देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगली दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे सब्सिडी इसलिए दी जा रही है क्योंकि एग्रीकल्चर में जो लोग काम करते हैं उनको एब्जॉर्ब नहीं किया गया था इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर द्वारा। और दोस्तों अगली बात यहाँ पे जो प्राइस से एक सिग्नल देती है, जो सब्सिडी के सिग्नल है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जब यह सब्सिडी दी जा रही थी तो सबसे पहले यहाँ पे मुद्दा ये था कि कहीं ना कहीं जो रिस्क फैक्टर है तो उसको रिड्यूस करना है। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि अगर आप इंपॉर्टेंट चीजों पे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अगर आप सब्सिडी देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं लोग हैं जो क्या करेंगे, उसे हल्के में लेने लगेंगे। और जब भी यहाँ पे अगर आप फ्री में आपको कुछ भी मिलने लगता है तो आप उसका वेस्टेज भी करते हैं, मतलब आप एक वाइस स्पेंडर की तरह काम नहीं करते हैं।
और मान लीजिए अगर आप यहाँ पे सब्सिडी हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है उनको कि यहाँ पे इस चीज की कोई इंपॉर्टेंस है। जैसे आप पेट्रोल का एग्जांपल लीजिए, अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो आपको पता है कि अब से आपको पेट्रोल जुडिशियसली यूज करना, आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि जैसे प्राइस बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही सतर्कता से यहाँ पे उसका इस्तेमाल करना होगा। अगली दोस्तों बात करेंगे इंडस्ट्री एंड ट्रेड की। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में ही डिस्कस किया था कि बहुत सारे यहाँ पे आयरन और स्टील के फर्म शुरू हो गए थे, जमशेदपुर में थे, कोलकाता में थे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के पास एक प्रॉब्लम ये था कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास इतना पैसा नहीं था और यहाँ पे पैसा उठाने के लिए इतने बैंकिंग की जो सुविधा थी वो भी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। तो इसी वजह से यहाँ पे पार्टनरशिप में यहाँ पे बहुत सारे जो फर्म्स शुरू किया था कि पब्लिक और प्राइवेट के बीच में पार्टनरशिप थी। कई कई जगह पे सिर्फ प्राइवेट थे लेकिन उनको लाइसेंस लेने की जरूरत ऑब्वियसली पड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो सेकंड ईयर 5 इयर्स प्लान था तो दोस्तों वहां पे हमने फोकस दिया कि यहाँ पे हम बिल्ड करेंगे इंडस्ट्री को और जो पूरे सोशलिस्ट पैटर्न में डेवलप करेंगे कि उन सारी इंडस्ट्री को यहाँ पे लाइसेंस दिया जाएगा जो एंड ऑफ द डे वेलफेयर कर रहे हैं लोगों का। और दोस्तों उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट टू मार्केट और प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ साथ हमने यहाँ पे रिफॉर्म लगाना शुरू किया। लेकिन लाइसेंस राज का एक पूरा इश्यू चल रहा था क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों को लाइसेंस मिल रहा था तो उन्हीं को मिलता था जिन्होंने यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई किया या फिर कहीं ना कहीं आप यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से यहाँ पे टैक्स बेनिफिट दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे नए नए बिजनेस को शुरू कर सके। और कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं शू का और अगर मान लीजिए अगले साल आपको यहाँ पे जो शू मैन्युफैक्चरिंग है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, अगर वो जो एक्सपैंडिंग का जो बिजनेस है ना दोस्तों, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन का भी लाइसेंस लग रहा था। तो कहीं ना कहीं जो रेड टेपिज्म है वो बढ़ गया था जिसको हमने आगे जाके कम कर दिया था। अगला दोस्तों बात करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। जैसे कि आप जानते हैं रिसेंटली भी एमएसएमई में बहुत ज्यादा हल्ला चल रहा है कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है उन्हें बूस्ट देने की बात करते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि कार्वे कमेटी 1955 में बनी थी तो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि काफी ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, लेकिन अगर यहाँ पे हमने फोकस दिया तो हमारा जो यहाँ पे क्वालिटी है, जो स्किल डेवलपमेंट है, काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उसी के संदर्भ में 1955 में विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी बनी थी और इसका जो पूरा यहाँ पे जो फोकस था वो ये था कि यहाँ पे जो जिन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं उन्हें दी जाए, उनको स्किल प्रोवाइड की जाए। इससे क्या है हम लोग यहाँ पे जो पूरा यहाँ पे इंडस्ट्री है ना उसको स्मॉल स्केल से डेवलप करना शुरू करेंगे। उनको यहाँ पे हमने बैंक लोन आसान से प्रोवाइड किया, उसी के साथ साथ यहाँ पे कंसेशन दी एक्साइज ड्यूटी पे। एक्साइज ड्यूटी दोस्तों अगर आप कुछ भी बनाते हैं, उत्पादन करते हैं तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लेता है कौन? सेंटर। इन दिनों ने हमें समझाया है कि जब बात हो प्रोटेक्शन जरूरी है। अगला दोस्तों ट्रेड पॉलिसी की बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले हम लोग बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे ट्रेड करते थे, मेसोपोटामिया पे बात करते हैं, पर्शिया पे करते हैं, इतने सारे ट्रेड रिलेशन हमारे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारा जो पूरा ट्रेड है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स तक ही सीमित हो गया था। लेकिन आजादी के बाद हमने यहाँ पे जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी थी उसका इस्तेमाल किया। इनवर्ड लुकिंग का मतलब क्या है? मतलब हम लोग जो अपनी डोमेस्टिक मार्केट है उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे जो अगर मान लीजिए डेयरी फार्मिंग का है या फिर जो बिस्किट बनाने के जितने भी जो इंडस्ट्री है, अगर उसे कम्पीट करने को बोल दे कि बाहर से हमारी जितनी कंपनी उनके साथ कम्पीट कीजिए तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतनी क्वालिटी नहीं थी, हम लोग इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाए थे। इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या क्या यहाँ पे जो यूज किया। सबसे पहले तो दोस्तों टैरिफ, मतलब यहाँ पे बाहर से कुछ भी गुड आता था तो उस पर हम लोग टैरिफ लगा देते हैं। इससे क्या होता था कि मान लीजिए अगर जो 100 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो उस पर टैरिफ लगा देते हैं हम लोग 50% का, तो 150 रुपीज को बिकने लगता। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में उसे सस्ती चीजें अवेलेबल थी। तो कहीं ना कहीं जो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी थी कि हमने इसको इस्तेमाल किया 1950 से 1990 तक। लेकिन उसके बाद हम जानते हैं कि हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए तो हमारा जो मार्केट है वो ओपन हो गया था। तो पूरा हमारा जो ये स्ट्रैटेजी था इसे कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मतलब इंपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग, हमें जो प्रोडक्ट की जरूरत है हम लोग उसे यही बनाएंगे, भले ही जो अभी उसकी क्वालिटी कम है लेकिन आगे चल के वो अच्छी होने लगेगी। और सिर्फ दोस्तों प्रोटेक्टिव यहाँ पे ऐसी इकोनॉमिक कहते हैं। अभी जैसे कि आप जानते हैं अमेरिका भी यहाँ पे प्रोटेक्शन पॉलिसी यूज कर रहा है, वही हमारी पॉलिसी रहा करती थी 1991 से पहले। और दोस्तों यहाँ पे दो तरीके थे, एक तो टैरिफ लगाया जो मैंने आपको बता दिया और दूसरा था कोटा। कोटा मतलब दोस्तों कि आप मिनिमम अमाउंट में ही आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे सिर्फ 100 टीवी इंपोर्ट कर सकते हैं इंडिया में, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। इससे क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो सप्लाई है वो कम हो जाता है जो बाहर से आ रहे हैं, और इससे क्या है कि उनके जो प्राइस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। इससे क्या होगा, जो नॉर्मल जनता है इंडिया की वो कौन सा टीवी खरीदेगी? वो टीवी खरीदेगी जो इंडिया में ही बनते हैं, जो सस्ते दाम में बनते हैं। तो इसी वजह से जो इंडिया की जो डोमेस्टिक मार्केट मार्केट है उनको बूस्ट दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा। ये जो पूरी स्ट्रैटेजी, इसको इसका नाम जरूर याद रखिएगा, इसको कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर कहते हैं इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी। तो कहीं ना कहीं जो पीएसयू थे तो वो क्या कर रही थी, तो वो सारी एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कहिए, टेलीकम्युनिकेशन कहिए। लेकिन धीरे धीरे जो मोनोपोली है उसे हटाने की कोशिश की गई थी क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा काम किया था और उन्हें पता चल गया था कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। तो टेलीकम्युनिकेशन की बात की, अभी ये जो एयरटेल देख रहे हैं, जियो देख रहे हैं, तो
कहीं ना कहीं ये पहले सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे प्रॉफिट बनाने की जो इच्छा जागी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में, तो कहीं ना कहीं इसे यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना हमने शुरू कर दिया। और जो लाइसेंस राज का प्रॉब्लम था, जहाँ पे हर चीज के लिए आपको लाइसेंस देने की जरूरत थी, रेड टेपिज्म का जो प्रॉब्लम था, उसको भी धीरे धीरे सॉल्व कर दिया गया। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स हमने नहीं लिए होते तो क्या प्रॉब्लम होती? तो पहला प्रॉब्लम हमें ये होता दोस्तों, जो कंज्यूमर है उन्हें सब स्टैंडर्ड गुड्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे अगर मान लीजिए आप यहाँ पे बनाते हैं, कोई जूते बनाते हैं, या फिर मान लीजिए यहाँ पे कोई चॉकलेट या फिर कोई केक बनाते हैं, तो आपके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि आप अपने यहाँ पे कोई इनोवेशन कीजिए या फिर नए टेस्ट लेकर आइए या फिर यहाँ पे जो नए फ्लेवर्स का इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके कंज्यूमर के पास कोई चॉइस तो है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा एलपीजी का रिफॉर्म आया है, कि इस तरीके से इसलिए अच्छा था कि यहाँ पे आप इंसेंटिव दे रहे हैं यहाँ पे इंडस्ट्रीज को कि कुछ नया करे। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स की जो 1991 में आए थे, तो क्या रोल रहा था यहाँ पे मनमोहन सिंह जी का, और यहाँ पे जो पूरा रिफॉर्म था इससे हमारी जो यहाँ पे इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से खुल गई थी, और यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी थी, उन सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद। Hello students. Hello. Can you all hear me now? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. See, because we got the concept deleted, I don't wanted to stop the classes on that chapter, but it was some interesting concept how we have come across with the problems and what was the experience what we got from there. That part was important to do. So we have ending this second chapter so that we shall proceed with the next chapter.